हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ध्यान लगा के पढ़ना स्टूडेंट्स, कुछ अलग ही अनुभव करोगे। मैंने तो कुछ किया था, कल एक वीडियो अपलोड की थी, देखी होगी आपने, थोड़ी अजीब लग रही थी। मैंने भी उस वीडियो को चला के देखा था, अजीब ही लग रहा था, क्योंकि होता है फर्स्ट बार। और मैं एक बात बताऊँ, मैं मोबाइल के मामले में बहुत ही कमज़ोर हूँ। काफ़ी कोशिश करने के बाद अपनी लाइन या अपनी बातें पटरी पर आ रही है, यानी वीडियो बननी शुरू हुई है। तो इसके लिए सॉरी, आपसे कह दें मुझे, परंतु जो भी होगा अब अपने आगे देखते हैं टॉपिक में। जो भी हुआ से सो हुआ। आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना वैसे, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ज़्यादा टेंशन मत लेना। अपने पढ़ रहे थे उपसहसयोजक यौगिक, और मैंने कल वीडियो में उपसहसयोजक यौगिक इसके बारे में अपने चर्चा शुरुआत की थी। किसके बारे में? उपसहसयोजक यौगिक के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था ये एग्जाम की दृष्टि से 4 अंक का है। कितने अंक का? 4 अंक का है। उपसहसयोजक यौगिक की व्याख्या करते हुए मैं इस उपसहसयोजक यौगिक लेसन की तरफ आते हुए आपको बता रहा था योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। मैंने इसकी परिभाषा बता दी थी, आज फिर सुन लो, क्योंकि कल तो वीडियो जो थी उसमें कुछ ऐसा ही था भाई, सब कुछ क्या हो रहा था, आउटपुट ही आउटपुट, ना कोई आई कॉन्टेक्ट था, खाली क्लास, सामने मोबाइल, और एक छोटे से मोबाइल से वीडियो अपलोड करना, रिकॉर्डिंग करना, संसाधनों की थोड़ी सी वो आप समझो एक बार। योगात्मक यौगिक देखो आप, योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? योगात्मक यौगिक आपको पता है सब, तो इस वर्ड से ही समझ रहे हो आप। योग हो रहा है दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को निश्चित आणविक अनुपात में मिलाकर जब वाष्पित करते हैं तो नए यौगिक के जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे मैंने एक यौगिक ये लिया और एक यौगिक ये लिया, इन दोनों को मिलाकर साथ में क्या लेते हैं? जल घोल लिया, घोल कर इसको क्या कर दिया? गरम किया, तो जल क्या हुआ? वाष्प बन के उठ गया, वाष्पित हो गया। तो एक नए यौगिक के क्या प्राप्त हो गए? क्रिस्टल प्राप्त हो गए। इसको क्या बोलता हूं मैं? योगात्मक यौगिक कहता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, और क्या किया? जल मिलाकर क्या करते हैं? वाष्पित करते हैं, तो एक नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जो यौगिक प्राप्त होगा वो क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त होगा। नए यौगिक, इसको ऐसे दर्शाऊंगा, इसके रासायनिक सूत्र इस प्रकार से, यानी पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों का योग हो गया, दोनों का मिक्सचर हो गया ये। तो पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या बन गया? योग हो गया। और ये जो 6H2 है, ये क्या? क्रिस्टलीय यौगिक में उपस्थित क्रिस्टल जल। क्या बोलूंगा इसको? क्रिस्टल जल बोलूंगा। क्या कह दूंगा? क्रिस्टल जल। दो सरल यौगिकों का क्या हो गया? योग हो गया, तो इसको बोल दिया योगात्मक यौगिक। और यह एग्जांपल है किसका? कार्बोनाइट का। अब इसको मैं वो नहीं बोलूंगा पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं रहा, अब कुछ नया यौगिक प्राप्त हो गया, नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त हो गए, इसको क्या बोल दिया? कार्बोनाइट। यानी कार्बोनाइट प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को मिक्स करके आपस में मिलाकर और इसको वाष्पित करना पड़ेगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोनाइट। इसी प्रकार से आपको पोटास लवण बनाना है, कल बनाया था पोटास लवण प्राप्त करना है, तो क्या प्राप्त कर मिलाओगे? पोटेशियम सल्फेट और प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको मिलाकर क्या कर दोगे? वाष्पित कर दोगे। तो नए यौगिक के जो क्रिस्टल प्राप्त होंगे उसे क्या बोलेंगे? योगात्मक यौगिक। और जो नया प्रकार का योगात्मक यौगिक बनते हैं उसे रासायनिक रूप से पोटास लवण, या क्या बोलते हैं साधारण लैंग्वेज में फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण लैंग्वेज में फिटकरी कहते हैं।
इसी प्रकार से आप देखो एग्जाम्पल के रूप में पोटास लवण प्राप्त कर लिया था, कार्नेलाइट प्राप्त कर लिया था, मोहर लवण, मोहर लवण, मोहर लवण किसका है योग हो रहा है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये क्या है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है। इसी प्रकार देखो यह योगात्मक यौगिक पोटेशियम साइनाइड, कल ही ये बनाया था आपने, पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड, एक इस प्रकार का योगात्मक यौगिक बना दिया। ठीक है ना, योगात्मक यौगिक बना दिया, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे फोर लगा देता हूं। एक इस प्रकार का जैसे कॉपर सल्फेट, अमोनिया, तो क्या बना दिया इस, ये दोनों का योग कर दो, इस प्रकार का योग बना। एक बार आप देखो योग कैसे होता है, एक बात तो अलग है ना, दो तो ऐसे यौगिक बने जिन्हें क्या दर्शा रहा हूं मैं, ऐसे कोष्टक में लिख रहा हूं, एक इस प्रकार से लिख रहा हूं, तो मैं कहूंगा योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कल ही बात की थी अपने योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक योगात्मक यौगिक होता है जालक योगात्मक यौगिक, या क्या बोलते हैं द्विलक योगात्मक यौगिक, द्विलक योगात्मक यौगिक, द्विलक या जालक योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। द्विलक या जालक योगात्मक यौगिक की मैं सिंपल परिभाषा बताता हूँ, किसे कहते हैं द्विलक या जालक योगात्मक यौगिक, यानी दो साधारण लवणों को मिलाकर जब वाष्पित करते हैं तो जिस यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, जालक योगात्मक यौगिक बोलते हैं। एक तो फर्स्ट परिभाषा क्या बोलोगे, दो साधारण लवणों को, शब्द क्या है लवण, दो या दो से अधिक साधारण लवण को मिलाकर वाष्पित करते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड नहीं लवण नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड लवण नहीं है, पोटेशियम सल्फेट, यानी जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, यानी जो क्या है आयनिक बंध से बंधित है, उनको मिलाकर क्या करते हैं अपने वाष्पित करते हैं। तो जिस नए यौगिक के क्रिस्टल बनते हैं ना उसे क्या बोलेंगे, योगात्मक जालक यौगिक कहते हैं। फर्स्ट बात तो यह होगी, यह साधारण लवणों से मिलकर बना होता है, दो से अधिक साधारण लवण होते हैं। अब ये किस, इसकी विशेषता नंबर एक तो यह साधारण लवणों से मिलकर बना होता है, नंबर दो विशेषता क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में स्थायी है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में स्थायी है, जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता। क्या फिटकरी जल में स्थायी होती है, कभी जल में फिटकरी डालने पर आपको फिटकरी दिखाई देती है क्या, और फिटकरी जब जल क्रिस्ट ठोस रूप में होती है तो आप देखते हो 2 किलो फिटकरी है, आधा किलो फिटकरी है, पता लगता है ना ये फिटकरी है ना, ये रहा नमक, जल में डालने पर क्या ऐसा नजर आया क्या, ये और ये रहा नमक, या ये लो ये वो दिखाई दे रही फिटकरी, जल में डालने पर ये क्या हो जाते हैं, पूर्णतः घुलनशील हो जाते हैं। तो द्विलक योगात्मक यौगिक क्या बोलूंगा, एक तो ये दो साधारण लवणों से मिलकर बने होते हैं, दूसरे इनको जल में डालने पर ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, यानी यह अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का परीक्षण देते हैं। क्या बोलूंगा मैं, अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का परीक्षण देते हैं। तो ये कार्बोनाइट था, ये कार्बोनाइट के क्या बन गए, क्रिस्टल बन गए। इसको मैं जल में डालूंगा, जल में डालूंगा, तो इसके ये जल में डालने पर यानी क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में तो स्थायी था, ठोस अवस्था में तो ये स्थायी है, कौन सी अवस्था में, क्रिस्टल अवस्था में स्थायी है, परंतु जैसे मैं जल में डालूंगा तो ये स्थायी नहीं रहेगा, यानी यह अपने आयनों में क्या होता है, वियोजित होता है, अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का परीक्षण देता है। पोटेशियम पर क्या आएगा प्लस, क्लोराइड पर क्या आएगा -1, मैग्नीशियम पर क्या आएगा +2, क्लोराइड पर क्या आएगा माइनस, और कितने 2। इस प्रकार अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का परीक्षण देते हैं। ईमानदारी से पूरे ऐसे नहीं हिचकिचाहट नहीं करते, अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का क्या कर देते हैं, ये परीक्षण दे देते हैं। यह जालक यौगिक की विशेषता है। अपने में एक तो ये दो साधारण लवण, दो या दो से अधिक साधारण लवणों से मिलकर बने होते हैं, अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का परीक्षण देते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आयन उपस्थित है देख लो, सभी आयनों का क्या देंगे, ये परीक्षण देंगे। इसी प्रकार ये तो कार्बोनाइट था, आपने फिटकरी देखी होगी,
फिटकरी का सूत्र, रासायनिक सूत्र मैं लिखता हूँ और आपको ये आता होगा। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है फिटकरी, ठीक है ना। ये है फिटकरी का क्रिस्टलीय रूप, रासायनिक सूत्र। अब इसमें को मैं जल में डालता हूँ, जल में डालकर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, फैलाता हूँ। क्या फिटकरी जल में जैसी है वैसी रहेगी? नहीं रहेगी। और अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का क्या देगी? फ्रिक्शन देगी। कौन कौन से आयन है? के प्लस। सल्फेट किस रूप में पाया जाता है? पोटेशियम के कितने? 2 आयन। सल्फेट किस रूप में पाया जाता है? भाई जब 2 धनात्मक अलग हो रहे हैं तो इस पर आवेश क्या आएगा? 2 ही ऋणात्मक। एल्यूमिनियम पर क्या होता है? +3 सल्फेट। ये तो चीजें आप 11th में बहुत ज्यादा विस्तार रूप से करवाई हुई है। कौन से तत्व पर कौन सा आवेश आता है वो आप निर्धारित कर लेते हो, या कौन से ग्रुप पर कौन सा आवेश पाया जाता है, सल्फेट। और यहाँ पर क्या है? 3 आयन। ये सल्फेट में कितने आयन प्राप्त होंगे? 3 आयन। इस प्रकार से यह बन जाता है। एक आपने मोहर लवण, अब आप करोगे अपने आप। यह मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। इसके आयन आप अपने आप बनाओगे। किसके? ये एक ज्यादा यौगिक है। इसको मोहर लवण बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हरा कशिश बोलते हैं। हरा कशिश, ठीक है, हरा कशिश बोलते हैं। जल में डालने पर ये किन आयनों में वियोजित होगा? बता देता हूं। सल्फेट पर क्या है? माइनस के दो, तो Fe पर क्या है? प्लस का दो। सल्फेट -2। अब आपको पता है सल्फेट पर -2 है, तो अमोनियम पर तो क्या पाया जाता है? +1। अमोनियम के कितने प्लस आएंगे? इधर -2 है तो इधर भी कितने आएंगे? प्लस के 2। और सल्फेट ऐसा क्या हो जाएगा? इसका आयनन हो जाएगा। एक बात नोट की, जब जालक यौगिकों का आयनन किया जाता है तो एक से अधिक प्रकार के क्या प्राप्त होते हैं? धनायन प्राप्त होते हैं। एक से अधिक प्रकार, देखो पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम है, एक से अधिक धनायन हो गया। फेरस है, अमोनियम है। तो जालक यौगिक की ये विशेषता है। अब मैं बोलता हूं योगात्मक यौगिक में नंबर 1 तो जालक यौगिक था, नंबर 2 था अपने संकुल यौगिक। संकुल यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक, जटिल यौगिक। देखो ऐसे आपने मिलाया था पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड आपस में मिलाया था, तो एक ऐसा यौगिक बना था। संकुल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। इसको संतुलित कर दो, यहाँ पे क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। एक ऐसा मिला कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या प्रवाहित कर दी? अमोनिया गैस। तो एक ऐसा नीले रंग का संकुल यौगिक बनेगा। एक बार आप देखो, मैंने यहाँ पे पोटेशियम को बाहर लिख दिया, ये अंदर कितने आ गए? साइनाइड आ गए, यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ पे सल्फेट बाहर लिख दिया। या आप भी समझ जाओगे सब कुछ धीरे धीरे। देखो एक बार यहाँ पर मैंने कॉपर क्लोराइड ले लो, कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड, अमोनिया। इस प्रकार से क्या बनता है जी? 2 इन यौगिकों का क्या होता है? योग होता है। वो तो थे जालक योगात्मक यौगिक या द्विलक योगात्मक यौगिक, और इनको
तो जो योगात्मक यौगिक होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जालक योगात्मक यौगिक, एक संकुल योगात्मक यौगिक। तो ये एग्जांपल किसके? संकुल योगात्मक यौगिक के हैं। अब इसमें देखो, इसको जल में उसको तो देखो जब इसका रासायनिक सूत्र लिखा जाता है तो ऐसे साधारण रूप से लिखा जाता है, किसी को गुरु कोष्टक में नहीं लिखते, किसी को ऐसे लिखा जाता है ना, जालक यौगिकों का सूत्र ये कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा था। परंतु यहाँ पर संकुल यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखते हैं ना तो गुरु कोष्टक का उपयोग किया जाता है। कुछ ग्रुप को, कुछ समूह को किस में लिखा जाता है? गुरु कोष्टक में लिखा जाता है, कुछ और कुछ आयनों को बाहर लिखा जाता है। अब देखो, अब मैं एक एक बात बताता हूँ आपको। ये तो आपको पता लगे अभी इनसे मिलकर बना होता है। अब मैंने कहा था इनको जल में डालने पर प्रत्येक आयन ये आयनों में विभाजित हो जाते हैं। इनको मैं जल में डालता हूँ, किस में डालता हूँ? जल में। क्या करूंगा? जल में डालूंगा। तो किन आयनों का निर्माण होगा? एक तो बात यह है भाई, उनमें तो प्रत्येक अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का निर्माण है, अपने में उपस्थित प्रत्येक जो आयन है उसका वो परीक्षण दे रहे थे। ये किन का परीक्षण देंगे? यहाँ पर ये ना जो गुरु कोष्टक से बाहर, ये है एक बड़ा कोष्टक, इस गुरु कोष्टक से जो आयन बाहर आयन होगा उसका ये परीक्षण देंगे। तो यानी किस पोटेशियम किस रूप में पाया जाता है? क्या प्लस। जल में डालते पोटेशियम अलग हो जाएगा और वे क्या बनेगा? वे एक ऐसा आयन बनेगा। फिर अब बताओ मुझे, चार अलग हो रहे हैं धनात्मक, तो इस पर कितने आएंगे? माइनस के चार आ जाएंगे। ये इनका परीक्षण देगा। यानी ये किसका नहीं परीक्षण देगा? ये अपने में उपस्थित साइनाइड का परीक्षण नहीं देगा, अपने में उपस्थित फेरस का परीक्षण नहीं देगा। ये तो सभी का परीक्षण दे रहे थे, ये सभी का परीक्षण नहीं देता है। यानी यह एक तो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में भी स्थायी है और वो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में स्थायी, ये भी स्थायी। ये जलीय विलयन में अस्थायी, परंतु ये जलीय विलयन में भी क्या है? स्थायी है। यह इस प्रकार से जल में क्या होता है? आयनित होता है। अब आप इसको आयनित करो, आप इनको आयनित करो ना, तो आयनित करते वक्त ये ध्यान रखना, जो इसको मैं बोलता हूँ गुरु कोष्टक, इसको क्या बोला जाता है? बड़ा बड़ा जो कोष्टक है गुरु कोष्टक। जो गुरु कोष्टक से बाहर जो आयन है उसको लिख दो और उस पर आवेश आप बता सकते हो, उस पर कौन सा आवेश होता है। वे पोटेशियम किस, जब पोटेशियम आयन के रूप में होता है तो इस पर पोटेशियम पर आवेश क्या आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा। ये पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन पर सभी पर क्या आता है? ठीक है। अब देखो, इसको जल में डालूंगा तो ये किस प्रकार से आयनित होगा? यानी गुरु कोष्टक से बाहर कौन है? सल्फेट। तो सल्फेट पर आवेश कौन सा होगा? SO4-2। और इस पर क्या है? वे किसका, कौन किसका आयन बनेगा? अब बताओ, -2 अलग हुए, इस पर क्या आएगा? +2। और देखो जैसे नमक है, NaCl है, जब इसको जल में डालते हो तो आप क्या लिखते हो? सोडियम +1, तो प्लस का बने तो वे क्लोराइड भी क्या होगा? -1। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये माइनस के कितने हो रहे हैं? अलग है, 2 अलग हो रहे हैं, तो इसको मैग्नीशियम पर क्या होगा? +2। अब देखो सल्फेट पर -2, तो इस पूरे इस संकुल पर क्या आवेश आ जाएगा? प्लस का 2। इस प्रकार इनका आयनन होता है। अब एक तो उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, है ना, या संकुल यौगिक किसे कहते हैं? इस प्रकार के यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या बनते हैं? उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। यह उपसहसंयोजक यौगिक की सरल परिभाषा में बताता हूँ। उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, उन्हें उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और ये अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का परीक्षण नहीं देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में वे जलीय विलयन दोनों अवस्था में क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। जब इनका रासायनिक सूत्र लिखा जाता है तो गुरु कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से गुरु कोष्टक बड़ा कोष्टक बनाकर लिखते हैं, उनमें नहीं लिखते हैं। अब ये तो आपको पता लग गया भाई, जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब आप सोचोगे उपसहसंयोजक बंध क्या होता है? मैं क्या बोल रहा हूँ? उपसहसंयोजक बंध। अरे आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन सांझे के दौरान जो बनते हैं।
एक परमाणु भी क्या करता है, मैं एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा हूँ, दूसरा क्या करता है, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन साझा करता हूँ, दोनों बीच में साझा करके एक बंध बना लेते हैं। बंध बन गया, ये बंध बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो ये बंध बन गया, इधर एक बैठ गया, इधर एक बैठ गया, तो क्या हो गया, साझा हुआ नहीं हुआ, इधर बैठ गया, ये दूसरा भी इधर, ये देखो, ये बैठे, दोनों बैठे ना, तो ये क्या क्या कहते हैं कि हमारे बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए हम हैं सहसंयोजक यौगिक। अब क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, 11वीं पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, परंतु साझे के इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। भाई ये कहता है मैं तेरे पास बन तो तेरे साथ जुड़ जाऊंगा, तेरे साथ रह तो लूंगा, परंतु जो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा ना, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, जो अपने पास साझा होगा वो साझे के इलेक्ट्रॉन क्या करना, तू ही देना, तेरी इस तरफ से ही दिए जाएंगे। परंतु कहता है इलेक्ट्रॉन तो फिर वो क्या कहते हैं, साझा करने वाला, इलेक्ट्रॉन तो मैं साझा दे दूंगा तेरे पास, मेरे पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, परंतु उन इलेक्ट्रॉनों को तू लेकर जा नहीं सकता, ओनली फॉर होंगे क्या, साझा होंगे। जैसे ये दो परमाणु है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है, इसके पास ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो ये क्या मेरे पास, मैं तेरे साथ आकर मिल सकता हूँ, कब, किस शर्त पर, तू मुझे मेरे को ये इलेक्ट्रॉन दे दे। ये बोलता है मेरे पास तो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, कोई बात नहीं दे सकता हूँ, परंतु तू ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन साझा किए जा रहे हैं, किसी साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो वो बंध क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। और जिनमें उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। देखो ये कॉपर है, कॉपर के साथ अमोनिया पर क्या पाए जाते हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो अमोनिया क्या करता है, इसके साथ उप सहसंयोजक बंध बनाया जाता है। ये देखो, ये अमोनिया, यह अमोनिया, यह अमोनिया, ठीक है ना, यह। तो जिन यौगिकों में उप सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहते हैं। इनका आयनन पूर्णतः नहीं होता है, ये अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, बस यह बात याद रखना। अब मैं बताऊं आपको, उप सहसंयोजक यौगिक ही अपने पढ़ रहे हैं, तो मैं उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ शब्दावली का अर्थ बताता हूं। मैं बोल देता हूं केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड बोल देता हूं, प्रति आयन बोल देता हूं, उप सहसंयोजक संख्या बोल देता हूं, है ना, इनको क्या कहते हैं। देखो, उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित शब्दावली, उप सहसंयोजक, ठीक है। धीरे धीरे बात अब आएगी, पटरी पर आएगी। जैसे ही लेसन कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको पूर्णतः अच्छा मक्खन प्राप्त हो जाएगा। आप सोचोगे मैं तो इसके प्रत्येक क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित शब्दावली देखो, एक तो मैंने ऐसा यौगिक लिखा था भाई, ये उप सहसंयोजक यौगिक है। अरे शांति से बैठे रहना, फुदक मत जाना कि ये क्या बन रहा है पता नहीं लग रहा है, बस शांति से बैठे रहना, इंतजार करो, है ना, अच्छा फल प्राप्त होगा। अब ये यौगिक बना गया। अब मैं उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित शब्दावली, मैं बोलता हूँ केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, मैंने बोल दिया केंद्रीय धातु परमाणु। अब आपका क्वेश्चन क्या होता है, सर केंद्रीय धातु परमाणु होता क्या है, कि हमें क्या पहचान, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो आप एक पहचान याद रखना, जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे वही केंद्रीय धातु परमाणु होंगे। क्या होंगे, जो डी ब्लॉक के तत्व। कौन है डी ब्लॉक का तत्व, फेरस नहीं है, केंद्रीय धातु परमाणु। कसर हम पहचान तो गए, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। जैसे कि डी ब्लॉक के निकोजन, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है, कोबाल्ट, फेरस, क्रोमियम, ये डी ब्लॉक के तत्व, ये डी ब्लॉक के तत्व है, ये केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं।
कहलाते हैं। ये किसर क्यों कहलाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु? क्योंकि इनके साथ उपसहसंयोजक बंध बनता है। क्यों इनके साथ क्यों बनता है उपसहसंयोजक बंध? अरे जिनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिनके पास रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, उनके साथ क्या बनता है? उपसहसंयोजक बंध बनता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया था आपके, ये देखो देखो फेरस एग्जांपल आ गया, कॉपर। ठीक है, लिख दिया ना, कॉपर, अमोनियम, ये 4, ये 4 क्यों लिखता हूँ, ये 6 क्या लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, ये चीजें आप एक बात मत नोट करना। आपको पहचानना है केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, यानी जिनके पास जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में संकुल यौगिकों में भाग लेते हैं। तो अब कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, संकुल यौगिकों में उपस्थित वह धातु आयन, देखो वह धातु, एक बात याद रखना, धातु होगा, धात्विक तत्व नहीं होगा, धात्विक परमाणु होगा। वह धात्विक परमाणु या आयन जिसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनते हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जिसके, अगर मेरे साथ, मैं मानो यहाँ पर संकुल यौगिक के अंदर बैठा हूँ और मेरे साथ मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे हैं? उपसहसंयोजक बंध बढ़ा रहे हैं दो, यानी साझे के इलेक्ट्रॉन कोई साझा कर रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को दे रहे हैं, तो वो क्या बंध कहलाएगा? उपसहसंयोजक। मेरे साथ बंध बनेंगे ना तो मैं केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता हूँ। ठीक है ना? तो इसमें पहचान क्या होगी? जिस धातु के साथ, धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनते हैं उन्हें केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब सर उपसहसंयोजक बंध बनाता कौन है? इसमें केंद्रीय धातु परमाणु फेरस है, इसमें कौन है? कॉपर है। पहचान जाओगे? कॉपर। अब एक बात, चलो एक बात और सुनो, सर जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं? ये क्यों बनाते हैं? सुनो, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक होते हैं, रिक्त sp_d कक्षक पाए जाते हैं। इनके साथ क्या पाए जाते हैं? sp_d रिक्त कक्षक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन दान करके, ये कॉपर है ना, कॉपर के पास रिक्त डी कक्षक है, रिक्त डी कक्षक पड़े हैं, ये मान लो बन गए, ये जो डी उपकोष है ये 5 कक्षकों में बटा था, 1 2 3 4 5, ये आप जानते हो, मैं लिख देता हूँ 3D। इसमें ये अमोनिया पर क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन लिखो, ये बंद बन गया, ये बंद बन गया। ठीक है ना? ये होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु की विशेषता क्या है? एक तो इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। बंध कौन बनाते हैं? लिगेंड बंध बनाते हैं। कौन बंध बनाते हैं? लिगेंड। अरे सर आप तो ये नहीं शब्द लिए लिगेंड, इतनी देर तो केंद्रीय धातु, इतनी देर तो केंद्रीय धातु परमाणु बोल रहे थे, अब लिगेंड शब्द आ गया। लिगेंड वर्ड्स का मैं अर्थ बताऊंगा, लिगेंड की आप भी पहचान कर लोगे, केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान कर लोगे। इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, और ये होते कौन है? मुख्य रूप से डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के क्यों तत्व ही क्यों बनाते हैं संकुल यौगिक? क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें यह फेरस केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है लिगेंड। लिगेंड क्या है? लिगेंड। अब लिगेंड किसे कहते हैं? यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है वो लिगेंड कहलाता है। या जिसके, इसके पास रिक्त डी कक्षक थे, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिसके साथ बंध बनाए जाते हैं वो तो केंद्रीय धातु परमाणु, और जो बनाता है वो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। तो लिगेंड क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। जो ग्रुप केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड की विशेषता क्या होती है? इन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। ठीक है ना? ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, इसमें लिगेंड, इसमें ये लिगेंड है, और इसमें साइनों पर क्या है? माइनस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ना, माइनस आवेश,
भाई माइनस आवेश कब आता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तब उस पर माइनस आए, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये क्या है? लिगेंड। तो ये बात याद रखना, केंद्रीय धातु परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसके पास रिक्त डी कक्षक, एस कक्षक या पी कक्षक हो सकते हैं, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने दान करते हैं, लेकर नहीं जा सकता, लेकर नहीं जा सकता, तभी तो ये अलग नहीं होता। जल में डालने पर ये अलग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने शर्त रखी थी, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तू ऐसे नहीं लेकर भाग जाए, कहीं लेकर भाग जाए। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है ना, एक तरफ से साझा किया जा रहा है, तो अधिकार दोनों का समान रूप से होगा, दूसरा जाने नहीं देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात लिगेंड आ गया। अब देखो ये जो ग्रुप है, इसमें बाद में इसमें पहले लिख दिया। अब देखो आप जो भी रासायनिक यौगिक लिखते हो, मैंने एक यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखा सोडियम क्लोराइड, हमेशा धनात्मक आयन होता है ना, वो पहले ही लिखा जाता है। कोई भी रासायनिक सूत्र लिखोगे, अपने केमिस्ट्री में जितने भी रासायनिक सूत्र है, उसमें जो धनात्मक आयन होता है वो पहले लिखा जाता है। तो इस संकुल यौगिक में धनात्मक आयन कौन है? ये पोटेशियम है, इसलिए पहले लिख दिया, पहले लिख दिया, सामान्य सी बात है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, धनात्मक नाम रासायनिक सूत्र में भी धनात्मक पहले लिखा जाता है, और जब बोला जाता है तब भी पहले बोला जाएगा। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, बोला नहीं बोला? अब मैं बात करता हूँ इसके बाद। देखो ये जो आयन होता है, जो इस ग्रुप कोष्ठक से बाहर लिखा जाता है, अगर ग्रुप कोष्ठक से पहले लिखा जा रहा है, इसका अर्थ है धनात्मक है। यह आयन कौन सा होगा? धनात्मक आयन। इस धनात्मक आयन को क्या बोलते हैं? प्रति आयन बोलते हैं। जो ग्रुप कोष्ठक से बाहर होगा, उस आयन का क्या होगा? अगर इसको जल में डालेंगे तो इसका यह आयनन होगा। अब जो ग्रुप कोष्ठक के लास्ट में अंत में लिखा जाएगा, ग्रुप कोष्ठक के अंत में लिखा जाएगा, इसको भी प्रत्यायन बनाएंगे, और यह प्रत्यायन किस प्रकार का होगा? ऋणात्मक प्रकार का। तो इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप कोष्ठक से जो बाहर लिखे जाते हैं उन्हें प्रत्यायन कहते हैं, और ये धनात्मक या ऋणात्मक प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक को अंत में लिखते हैं और धनात्मक को पहले लिखते हैं। ये संकुल यौगिकों की कुछ विशेषता हुई। अब एक और संकुल यौगिक की विशेषता, संकुल यौगिक में यहाँ पर या तो 4 आएगा, या 4 आता है, या 6 आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि संकुल यौगिक संरचना की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, चतुष्फलकीय, ये केंद्रीय धातु परमाणु M लिख दो, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु M। चतुष्फलकीय, या इसे बोल सकते हैं वर्ग समतलीय, और एक होता है अष्टफलकीय। इनकी संरचना के बारे में आगे पढ़ेंगे। 2-3 सिद्धांत है, VBT सिद्धांत, CFT सिद्धांत, MOT सिद्धांत आपने सुने होंगे 11वीं के अंदर। VBT सिद्धांत, MOT सिद्धांत पढ़ा होगा, परंतु संकुल यौगिकों के बारे में नहीं पढ़ा। तो संकुल यौगिकों में VBT सिद्धांत के आधार पर हम क्या पढ़ लेंगे? इनकी संरचना पढ़ लेंगे, तो इनके आपको समन्वय संख्या का पता चल जाएगा। जैसे ये एक बंद कौन बना रहा है? किसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं? साइनों की तरफ से। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वो तो लिगेंड कहलाता है। और जो लिगेंड से चारों ओर से घिरा रहता है, जिसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, वो क्या कहलाता है? धातु परमाणु कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। अब ये तो बात हुई अपने लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की। अब मैं एक यहीं पर आपकी बात कर, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। एक संकुल यौगिक और बनाता मैं। केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। अब जो केंद्रीय धातु परमाणु है, तो आप पहचान गए भाई ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु का जो ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात किया जा सकता है?
इस पर भाई आवेश कौन सा होता है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए मैं एक समीकरण बनाता हूँ, उस समीकरण को आप ध्यान रखना। अब मुझे ये बताओ आप, पोटेशियम पर आवेश क्या पाया जाता है, K प्लस पाया जाता है ना। अब 4 पोटेशियम है तो मैं क्या लिखूंगा 4 प्लस, जिसका ज्ञात करना है उसका क्या मानना x, और साइनों पर क्या पाया जाता है -1, क्या पाया जाता है -1, तो साइनों पर क्या आ जाएगा -1, और माइनस का ये कितने ग्रुप है 6 ग्रुप है, तो माइनस का 6, क्या इस ग्रुप कोष्ठक पर कोई आवेश नहीं है, तो बराबर 0। इस समीकरण को हल करो तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये x बराबर +2, यानी ये केंद्रीय धातु परमाणु का क्या हो गया ऑक्सीकरण अंक हो गया। इसी प्रकार से ये जो पोटेशियम है, कितने पोटेशियम पर +1 होता है, तो पोटेशियम के क्या हो गया +3, फेरस का ज्ञात करना है x, साइनो कितने 1 पर -1, कुल कितने 6, तो -6 बराबर कोई इस गुरु कोष्ठक पर कोई आवेश नहीं है, तो बराबर 0, x बराबर क्या हो गया +3। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण, यानी यह जो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक है, इस पर क्या आवेश है +2, और इस पर आवेश क्या है +3। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल दो एक, ज्ञात कर लोगे इसमें, इसका ज्ञात करके दिखाओ मेरे को। यह संकुल यौगिक है, कॉपर, अमोनिया, NH3 और SO4, इसका ज्ञात करो। ज्ञात करना समीकरण बना लो, जिसका ज्ञात करना है तो, है ना। जिसका समीकरण कैसे बनाओगे, जिसका अब इससे पहले कोई धनात्मक है नहीं, तो मानो क्या x प्लस, अमोनिया पर कोई आवेश पाया जाता है नहीं, कोई आवेश नहीं है, तो क्या आ गया कितने परमाणु है 4, आवेश क्या है 0। और सल्फेट पर आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है माइनस का, कितने होते हैं बताओ, माइनस का कितना होता है 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 से इंटू करोगे तो 0, क्या आ जाएगा +2, कॉपर का क्या आ जाएगा +2। इस प्रकार, यानी इस पर आवेश नहीं है तो कोई 0। इस प्रकार से किसी का भी आप ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हो, किसी का भी ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कोबाल्ट NH3, कोबाल्ट NH3, और मैंने क्या लगा दिया 4 रख दिया, और Cl2 और Cl, ठीक है ना। अब आप इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक, कोबाल्ट देखो जिसका ज्ञात करना है x, अमोनिया पर कोई आवेश नहीं, अमोनिया पर कोई आवेश नहीं है तो 0, और कितने हैं अमोनिया 4, तो 4 0। ये अब क्लोराइड का क्या होता है, एक है -1, तो क्लोराइड कुल कितने हैं -2 -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 0, और ये या ये यूं ध्यान रखो, यह सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, ऐसे याद कर लो। एक ये इसी प्रकार से मैं बताता हूँ आपको, भाई ये माइनस के कुल कितने हैं 6 में से प्लस के 4 गए तो बाकी कितने रह गए, माइनस के 2 बचेंगे ना, तो x बराबर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा वो प्लस के 2। इसमें देखो ये तो 0 है, इस पर तो कोई आवेश ही नहीं है, इस पर तो कोई आवेश ही नहीं है, इस पर माइनस के 2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो इसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है धनात्मक ही होता है। अब आप देख लेना ऋणात्मक कितने, जितने ऋणात्मक हो जाएंगे उतना इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। जैसे इसमें कॉपर है तो इसमें ऋणात्मक 2 है, माइनस के 2, तो जैसे आप इसका एग्जांपल लेते हो भाई, ये सल्फेट है, तो वैसे सोडियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो ऑक्सीकरण सल्फेट पर -2 होते हैं, तो सोडियम पर क्या होगा, ये 2 है, तो प्रत्येक परमाणु क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेना। बाकी अपने कल पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा धीरे धीरे
अपने आपको आपको पता है बगैर खाली क्लास पढ़ाना। कुछ क्या होता है, क्वेश्चन इनपुट आउटपुट होना चाहिए, परंतु यहाँ पर नॉन स्टॉप अपने आप से ही क्वेश्चन करो और अपने आप से ही आंसर लो। पहली बार है, थोड़ा कोशिश करूँगा आपको उत्तम पढ़ाने की, आपको हर बातें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आप वैसे इस ज्ञान विहार स्कूल किन्नौर कश्मीर की घाटी में उपस्थित है ना, नज़ारा नहीं लगता बरसात के मौसम में, जैसे कौन किन घाटियों में उपस्थित है, जैसे कश्मीर में हम खड़े हैं उन घाटियों में उपस्थित ये जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है इनका भरपूर आनंद लो। आपको धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएगा। और मेरा भी भाई ये जो अपने इस प्रकार से बगैर क्लास पढ़ाना, खाली क्लास, कोई स्टूडेंट नहीं, अपने आप से क्वेश्चन करो, अपना आप कोई क्या दो आंसर दो, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो और पढ़ते रहो। सब कुछ बातें क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आ जाएगा। वैसे पढ़ते रहना।